सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैं लाइव आया था और काफ़ी बार मुझसे पूछा गया कि आखिर वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ सीरीज़ का पार्ट 3 कब आएगा। तो मैंने भी सोचा चलो अब आप सभी को इतनी जल्दी है पार्ट 3 सुनने की, तो थोड़ा जल्दी जो है उस पर काम किया जाए। और फाइनली जो है वो पार्ट 3 जो है वो अब रेडी हो गया है। अब आप पार्ट 3 को इस वीडियो में सुनेंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले वो सुन लीजिएगा, तभी आपको कहानी समझ आएगी। वरना आपको कहानी समझ नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 3 अब शुरू हो रहा है। ये सारी चीजें देखकर और समझने के बाद में रोमन बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए वो उल्टे पांव अपने घर भाग गया। जब वो अपने घर में पहुंचा तब उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सालों पुराने जो जख्म थे वो पूरी तरह से हरे हो चुके थे। रोते हुए वो अपने घर की छत पर पहुंचा और आसमान में तारों को देखने लगा। रोमन बहुत ही ज्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अगर उसे फॉर्मूला इंजेक्ट करते हुए कुछ हो भी गया। उसे इस बात की चिंता थी कि अगर वो एक भेड़िया मानव बन गया और वो पागल हो गया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो रेवेंसवुड के लिए एक नई बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो इस कदम को उठाने के लिए बहुत ही ज्यादा डर रहा था। रोमन छत पर खड़ा खड़ा रो ही रहा था, तभी उसके घर में से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे उसके घर में कोई हो। रोमन को लगा कि शायद उसने घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, इसलिए कोई चोर घर में घुस गया है। इसलिए भागा भागा वो जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने देखा कि उसके जो मॉम डैड का जो रूम था, जिसमें उसके मॉम डैड रहते थे, उस रूम की लाइट्स जो थी वो ऑन थी। और ये देखकर रोमन बहुत ही ज्यादा चौंक गया। उसे लगा कि शायद जो कोई भी चोर वगैरह है वो उसके मॉम डैड के रूम में है। इसलिए वो अपने हाथ में एक लंबा सा डंडा लेकर कमरे की तरफ बढ़ा और उसने जैसे ही अपने मॉम डैड के रूम का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके जो मॉम डैड थे वो वहीं पर बैठे हुए थे बेड पर, और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये देखकर रोमन के हाथ में जो डंडा था वो डंडा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और रोमन की आंखों में आंसू आ गए। रोमन ने अपने माता पिता को जैसे ही देखा तो मानो उसकी दुनिया जो थी वो थम सी गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रोमन के डैड ने कहा, क्या हुआ? तुम हमें देखकर इतना चौंक क्यों गए? मुझे तो लगा था कि तुम हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश होगे। और जैसे ही ये बात रोमन ने सुनी तब उसने कहा, मॉम, डैड, लेकिन आप तो इस दुनिया से चले गए थे ना? और उसके बाद रोमन की मॉम डैड ने कहा, तुम्हें क्या लगा बेटा, हम तुम्हें इस दुनिया में ऐसे ही बचपन में ही छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं, हम हमेशा से तुम्हारे साथ थे। बस बात इतनी है कि आज हम तुम्हें नजर आए हैं, क्योंकि आज तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। इतने सालों से हम इसी घर में थे तुम्हारे साथ। हमने तुम्हें एक एक पल रोते हुए देखा है हमारे लिए। हमने तुम्हें अपने लिए तड़पते हुए देखा है। और तुम एक बहुत अच्छे बेटी हो। मैं और तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा नसीब हुआ जो हमसे इतना ज्यादा प्यार करता है। हम बहुत बार कोशिश करते थे कि हम तुम्हें प्यार कर पाए, तुम्हें संभाल पाए, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ पाए, लेकिन तुमसे बात करने का हमारे पास सिर्फ एक ही मौका था, जिसे हमें सही समय पर इस्तेमाल करना था। और आज वो सही समय आ गया है। मैं जानता हूं तुम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हो। साइंटिस्ट बेन का जो वो फॉर्मूला है, तुम उसे अपने शरीर में इंजेक्ट करने से डर रहे हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह है, बल्कि इसलिए कि तुम नहीं चाहते
कि जैसे वो वेंडिगो रेवेंसवुड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया, वैसे तुम भी रेवेंसवुड के लिए कोई खतरा बन जाओ। हम तुम पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहते रोमन, हम बस यही चाहते हैं कि तुम पर और रेवेंसवुड पर कोई मुसीबत ना आए। मेरी वजह से वैसे भी तुम और ये शहर बहुत कुछ भुगत चुका है, और मैं नहीं चाहता कि वो वापस डरावना वक्त आए। इसलिए मेरी बात मानो, तो वो जो साइंटिस्ट बेन कह रहे हैं वो कर लो। उस फॉर्मूले को अपने अंदर इंजेक्ट कर दो, क्योंकि अब उस आदमखोर वेंडिगो को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने नहीं रोका तब आर्मी आएगी, और आर्मी भी उस आदमखोर वेंडिगो के सामने बेबस हो जाएगी, क्योंकि वो आदमखोर वेंडिगो 12 साल सोकर आया है और उसकी ताकत और भूख कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, और वो उस भूख में इतना ज्यादा पागल और अंधा हो चुका है कि अब वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। और ऐसा ना ही मैं चाहता हूं और ना ही तुम्हारी मौत, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रहा हूं। अपना हमेशा ख्याल रखना मेरे बच्चे। और ये कहकर रोमन के जो डैड थे और रोमन की जो मॉम थी वो वहां से कहीं गायब हो गए, और रोमन की आंखों में सिर्फ आंसू ही बच गए। रोमन ने फैसला कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अंजाम चाहे कुछ भी हो, रोमन हार नहीं मानेगा, और अपने अंदर उस फॉर्मूले को इंजेक्ट करके वो उस भेड़िए मानव में बदलकर आदमखोर वेंडिगो का सामना करेगा। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि बारिश हो रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और बिजली भी चमक रही थी, और उसी खराब मौसम में खड़ी थी वही काली महंगी लग्जरी कार जिसका एक शीशा डाउन था, और उसमें से साइंटिस्ट बेन रोमन को ही देख रहे थे। साइंटिस्ट बेन के फेस पर एक मुस्कुराहट थी, और उन्होंने कहा, आखिर तुम आ ही गए। मुझे पता था कि मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम आओगे ही। और उसके बाद रोमन जो था वो भागते हुए कार के पास गया और कार में बैठ गया। साइंटिस्ट बेन रोमन को अपने साथ एक बार फिर से लैब में ले गए, और वहां पर उन्होंने रोमन से कहा, तुम यहां पर लेट जाओ और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगा। और ये कहकर साइंटिस्ट बेन ने रोमन को वहां एक बेड पर लेटा दिया, और उसके बाद उन्होंने एक इंजेक्शन रेडी किया। साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम्हें थोड़ा दर्द होगा तो थोड़ा सह लेना, माफ करना दर्द के लिए। और उसके बाद रोमन ने कहा, हो सकता है ये इंजेक्शन मुझे थोड़ा सा दर्द दे, लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो मैं इतने सालों से सहता हुआ आ रहा हूं। आप बेफिक्र होकर इंजेक्शन लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने इंजेक्शन रेडी करके रोमन को लगाया, और रोमन को काफी दर्द हुआ, लेकिन उसने दर्द को सह लिया, और धीरे धीरे उसे बेहोशी होने लगी और वो बेहोश हो गया। जब रोमन को होश आया तब उसके बाद उसने देखा कि उसके शरीर में एक अजीब सा ही बदलाव था। उसे काफी अलग महसूस हो रहा था, जैसे उसका शरीर पहले जैसे ना रहा हो। वो उठकर बैठ गया, और साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारा शरीर अभी धीरे धीरे बदलावों को देखेगा और अपनाएगा, इसलिए जितना हो सके उतना आराम करो। ऐसे ही काफी दिनों तक साइंटिस्ट बेन रोमन के शरीर पर काफी एक्सपेरिमेंट करते रहे, और रोमन के शरीर में धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे। जब जब उसे थोड़ा सा भी गुस्सा आता तो उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो जाते और उसकी आंखें लाल हो जाती, और ये साफ साफ सिग्नल था कि उसका जो शरीर था वो वेयरवुल्फ फॉर्मूले को अपना रहा था। एक शाम साइंटिस्ट बेन अपना काम कर रहे थे और रोमन आराम कर रहा था। तभी अचानक से उस लैब में
लाल सायरन बजने लगा और पूरा जो लैब था वो एकदम लाल सा हो गया। रोमन ने कहा, ये क्या हो रहा है? और उसके बाद वो जो साइंटिस्ट बेन थे उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वो आदमखोर वेंडिगो शहर में आ चुका है। उसी के लिए मैंने ये अलार्म सेट किया था कि शहर में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो तो तुरंत अलार्म बजने लगे। तभी वहां पर एक टीवी में न्यूज दिखाने लगे और उस न्यूज में बताया जा रहा था कि उस आदमखोर वेंडिगो ने एक बार फिर से शहर की तरफ वापसी करी है और वो कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। जब ये सब रोमन ने देखा तब वो उठकर खड़ा होने लगा और वो जाने लगा उस आदमखोर वेंडिगो से सामना करने के लिए। तभी साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? और उसके बाद रोमन ने कहा, बस अब मैं उससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। आपका जो सारा काम था वो पूरा हो चुका है और अब मुझे अपने शरीर में काफ़ी बदलाव भी महसूस हो रहे हैं, तो अब मैं उससे लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी पता नहीं अभी तुम्हारे शरीर में पूरा जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, और तुम उससे लड़ने के लिए चाह रहे हो। अभी रुको थोड़ा, समझे तुम? रोमन ने कहा, अगर मैं रुका तो न जाने कितने और लोगों की जान जाएगी। मैं नहीं रुक सकता। अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, मैं ताकतवर महसूस कर रहा हूं। अभी मुझे बस जाने दीजिए। साइंटिस्ट बेन बार बार रोमन को मना कर रहे थे और उसके बाद तभी न्यूज पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि उस आदमखोर वेंडिगो ने एक 5 साल के बच्चे को खा लिया है और उस 5 साल के बच्चे के जो माँ बाप थे उन्हें भी काफी बुरी तरह से मार दिया है। और ये सुनकर रोमन जो था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया और साइंटिस्ट बेन ने कहा, तुम अभी कहीं नहीं जाओगे? जिसके जवाब में रोमन ने कहा, मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे उस आदमखोर को रोकना है। और ये कहते ही वो जो रोमन था उसके शरीर में काफी अजीब बदलाव आने लगे। उसके शरीर के जितने भी बाल थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए और उसकी जो हाइट थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो देखते ही देखते वो एक भेड़िए मानव में बदल गया और उसने एक मुक्के में वो जो लैब का दरवाजा था उसे तोड़ दिया और वो लैब से भाग गया। उस आदमखोर वेंडिगो को ढूंढते हुए रोमन, जो कि अपने भेड़िए मानव फॉर्म में था, वो उस आदमखोर वेंडिगो के पास पहुंचा और उसने वहां का नजारा देखा तो वो भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसने देखा कि वो आदमखोर वेंडिगो लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक 10 साल के बच्चे की लाश है और वो उसी लाश को चबा चबा कर खा रहा है और उसके मुंह से खून बह रहा है। ये सब देखकर वो जो रोमन था उसने कुर्राते हुए उस भेड़िया मानव वाले रूप में आदमखोर वेंडिगो को चुनौती दी और रोमन ने कहा, अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हारे वापस जमीन में दफन होने का वक्त आ गया है। और उसके बाद में वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसने मुस्कुराते हुए रोमन की तरफ देखा और वो थोड़ा सा घबराया क्योंकि उसने पहली बार भेड़िए मानव को देखा था। उसने पहली बार किसी ऐसे जीव को देखा था जो उसकी कदकाठी खाता, लेकिन उस आदमखोर वेंडिगो को इस बात का भी ज्यादा डर नहीं था। उसने उस बच्चे की लाश को फेंक दिया और वो एक ही छलांग रोमन के पास आकर खड़ा हो गया। वो आदमखोर वेंडिगो रोमन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और गुर्राने लगा और देखते ही देखते उस आदमखोर वेंडिगो ने रोमन को पकड़ा और उसकी गर्दन पर जोर से काटा। उस आदमखोर वेंडिगो का काटना इतना ज्यादा दर्दनाक था कि रोमन चीख पड़ा और उसकी चीख से वो जो पूरा इलाका था वो हिल सा गया। उसके बाद रोमन ने जवाबी हमला करते हुए उस आदमखोर वेंडिगो को एक घूंसा मारा और उस एक घूंसे से ही वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो
थोड़ा दूर जाकर गिरा। उस आदमखोर वेंडिगो के काटने से रोमन के शरीर से थोड़ा बहुत खून बह रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो जो घाव था वो ठीक हो गया और वो उस आदमखोर वेंडिगो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था। तभी आसमान में कुछ आवाजें आने लगी और वो सभी आवाजें थी फाइटिंग हेलीकॉप्टर्स की, जिसमें आर्मी बॉम्ब्स के साथ आ रही थी। और उसके बाद वो जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे वो सभी हेलीकॉप्टर्स रोमन और उस आदमखोर वेंडिगो को टारगेट करने लगे, जो कि एक बहुत बुरी बात थी। जैसे ही उन्होंने फायरिंग शुरू करी वैसे ही वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसने एक छलांग लगाई और एक एक करके उसने सारे हेलीकॉप्टर्स को पकड़ लिया और एक ही बार में उसने सभी हेलीकॉप्टर्स को एक कबाड़ का डब्बा बना दिया। और उसके बाद जितनी भी फौजी थी उस हेलीकॉप्टर में उन सभी की लाशें नीचे गिरने लगी और वो जो ज़मीन थी वहाँ की वो पूरी लाल हो गई। वहाँ का जो नज़ारा था वो किसी भी आम इंसान के देखने लायक बचा नहीं था। जितने भी लोग थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग चुके थे और जो भाग नहीं पाए थे उनकी लाशें और खून जमीन पर बिखरा हुआ था और वो आदमखोर वेंडिगो पागलों की तरह हंसे जा रहा था। और ये सब देखकर रोमन का जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी रोमन के कान में एक आवाज आई, हेलो हेलो रोमन, रोमन क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? और उसके बाद रोमन ने कहा, कौन बोल रहा है और ये आवाज मुझे कहां से आ रही है? जिसके जवाब में सामने से आवाज आई, अरे मैं बोल रहा हूं, साइंटिस्ट बेन, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और उसके बाद रोमन ने कहा, साइंटिस्ट बेन, आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और उसके बाद साइंटिस्ट बेन ने कहा, अरे बस मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे कान के नीचे कम्युनिकेशन डिवाइस को फिट किया हुआ है, जिसके कारण हम दोनों बात कर पा रहे हैं। तुम जितना जल्दी हो सके इस आदमखोर को शहर से दूर लेकर जाओ, वरना आर्मी आती रहेगी और ये आर्मी को मारता रहेगा। इससे अच्छा तुम इसे एक ऐसी जगह ले जाओ जहां पर इंसानी आबादी ना हो और इंसानी आबादी का बिल्कुल भी नुकसान ना हो। जितना जल्दी हो सके ऐसा करो, समझे तुम? और उसके बाद रोमन ने पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इसे लेकर कहाँ जाऊं? जिसके जवाब में साइंटिस्ट बेन ने कहा, शहर से दूर एक बहुत ही घना जंगल है जहां पर इसे हमने निकाला था। तुम एक काम करो, इस आदमखोर को उसी जंगल में ले जाओ और उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी है, इसे वहीं पर ले जाना है, समझे तुम? और इसका अंत हम वहीं पर करेंगे। रोमन को इतना तो समझ आ गया था कि अगर उस आदमखोर को उस जंगल तक लेकर जाना है तब उसे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने इंसानी रूप में आ गया और उसने उस आदमखोर वेंडिगो की तरफ देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। और जब उस आदमखोर वेंडिगो ने रोमन को चिल्लाते हुए देखा तब उसे लगा कि रोमन एक आम इंसान है, इसलिए उसकी जबान लपलपाने लगी और वो रोमन की तरफ झपट्टा मारने लगा। लेकिन उससे पहले ही रोमन अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया और उसने उस आदमखोर की गर्दन को दबोच लिया और एक ही छलांग में वो वहां से काफी दूर निकल गया। रोमन बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसने उस आदमखोर वेंडिगो से काफी देर तक लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण उसका जो शरीर था वो काफी ज्यादा टूट सा गया था। और तभी उसके कानों में आवाज आई, रोमन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ऐसा मत समझो कि तुम अकेले हो। मैं तुम्हें गाइड करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ लैब में, और तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और वो एक ही काम करके तुम इस आदमखोर वेंडिगो को मार सकते हो। और उसके बाद रोमन ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा जल्दी बताइए, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि आखिर मैं कब तक इससे लड़ पाऊंगा। जिसके जवाब में साइंटिस्ट बेन ने कहा, सुनो मेरी बात, अब तुम उस आदमखोर वेंडिगो को जैसे तैसे करके उस ज्वालामुखी के पास ले जाओ और उसके बाद उस ज्वालामुखी के अंदर उस आदमखोर वेंडिगो को गिरा दो। यही एक रास्ता है उस आदमखोर वेंडिगो को हमेशा हमेशा के
लिए मिटाने का। और अपना ख्याल रखना, हो सकता है इसमें तुम्हारी भी जान चली जाए, इसलिए जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। और उसके बाद रोमन जो था उसे समझ आ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने उस आदमखोर वेंडिगो से भिड़ने का फिर से फैसला किया और वो उस आदमखोर वेंडिगो के साथ एक बार फिर से भिड़ गया। वो आदमखोर वेंडिगो उस जंगल से निकलकर शहर में वापस जाना चाहता था, क्योंकि उसकी जो भूख थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसे इंसानों को खाना था। लेकिन रोमन उसे इस काम में कामयाब नहीं होने दे रहा था। लेकिन काफी देर तक रोकने के बाद भी वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो हार नहीं मान रहा था। उसने रोमन को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया और उसने रोमन के एक हाथ पर काट दिया। और काटने के बाद वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो शहर की तरफ भाग ही रहा था। उससे पहले ही रोमन अपने इंसानी रूप में एक बार फिर से आ गया और उसने फिर से वही टेक्निक इस्तेमाल करी। उसने उस आदमखोर वेंडिगो को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो जहां पर था वहीं रुक गया। और उसने जैसे ही रोमन को देखा तो उसकी जुबान एक बार फिर से लपलपाने लगी और वो रोमन की तरफ बढ़ने लगा। रोमन को पता था कि अगर वो वेयरवुल्फ फॉर्म में आया तब वो आदमखोर वेंडिगो वहां पर रुकेगा नहीं और शहर की तरफ निकल जाएगा। इसलिए रोमन ने अपने ह्यूमन फॉर्म में रहते ही उसने ज्वालामुखी तक पहुंचने का फैसला किया और उसने वहां से तुरंत दौड़ लगा दी। वो आदमखोर वेंडिगो भी अपनी जबान को लपलपाता हुआ रोमन की तरफ दौड़ पड़ा। रोमन जंगल के रास्ते होते हुए टेढ़ा मेढ़ा भागते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उसके अंदर जितनी भी बची खुची ताकत थी वो सब झोंक दे रहा था। भागते भागते उसकी जो सांसें थी वो फूल चुकी थी और उसे पीछे से उस आदमखोर की आवाज आ रही थी। जैसे तैसे रोमन अपनी जान का एक एक कतरा लगाने के बाद, पूरा अधमरा होने के बाद उस ज्वालामुखी के पास किनारे पर पहुंच गया। और उसने जैसे ही नीचे देखा तो उस ज्वालामुखी के अंदर काफी गर्म लावा उबल रहा था और उस लावे का जो टेम्परेचर था वो न जाने कितना ज्यादा था। उस ज्वालामुखी के अंदर से निकल रही गर्माहट की वजह से रोमन के शरीर पर छाले पड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन रोमन ने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था और उसके बाद वो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो भी उसके पीछे पीछे ज्वालामुखी के पास पहुंच गया। उस आदमखोर को भी समझ आ गया था कि अब रोमन भागने की हालत में नहीं है और अब वो आदमखोर उसे आराम से खा सकता है। इसलिए वो अपनी जबान से लार टपकाता हुआ धीरे धीरे करके रोमन के पास आने लगा। और रोमन की जो आंखें थी वो कमजोरी से बंद हो रही थी और उसके शरीर के हर अंग से पसीना छूट रहा था और रोमन को ऐसा लग रहा था कि अब उसका जो अंत है वो निश्चित है। तभी उसकी कानों में एक आवाज आई, रोमन, तुम ऐसे नहीं हार मान सकते। समझो, तुम्हारे पिता ने जो गलती करी है उसे सुधारने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर तुम अब हार गए तब पूरा जो शहर है वो खत्म हो जाएगा। समझो इस बात को। उसके बाद रोमन की आंखों में आंसू आ गए और वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो रोमन के पास आ गया और उसने रोमन को अपने हाथों में उठाया और वो रोमन को खाने ही वाला था। उससे पहले ही रोमन अपने भेड़िया मानव वाले फॉर्म में आ गया और उसने उस आदमखोर वेंडिगो को एक जोरदार मुक्का मारा और मुक्का मारने के बाद उसने उस आदमखोर को उस ज्वालामुखी में फेंक दिया। लेकिन वो आदमखोर भी कम चालाक नहीं था। उस आदमखोर ने रोमन के हाथ को पकड़ लिया और रोमन ने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिशें करी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो आदमखोर वेंडिगो रोमन के हाथ को छोड़ नहीं रहा था। और उसके बाद रोमन ने ऐसा कुछ किया जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। उसने अपने हाथ को अपने ही जबड़ों से काट कर अलग कर दिया
और वो जो आदमखोर वेंडिगो था उसे उस उबलते हुए ज्वालामुखी में गिरा दिया। जैसे ही वो आदमखोर वेंडिगो उस ज्वालामुखी में गिरा तब उसकी हड्डियां भी नहीं मिली और रोमन के हाथ से बहुत सारा खून झरने की तरह बहने लगा। उसने अपने दूसरे हाथ से खून रोकने की कोशिश करी और वो अपने इंसानी रूप में आ ही रहा था, उससे पहले ही उसके कानों में आवाज आई, कुछ भी हो जाए इंसानी रूप में मत आना। जैसे ही तुम इंसानी रूप में आओगे तुम्हारी मौत हो जाएगी। तुम्हारे भेड़िया मानव वाले रूप ने ही तुम्हें बचा रखा है और जिंदा रखा है, समझे? इसलिए कुछ भी हो जाए अपने ह्यूमन फॉर्म में बिल्कुल मत आना। मैं वहां पर पहुंच रहा हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। साइंटिस्ट बेन की ये सारी बातें सुनते सुनते ही रोमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं पर जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि वो लैब में मौजूद है और उसके शरीर पर कई सारी पट्टियां बंधी हुई है। उसने देखा कि साइंटिस्ट बेन वहीं पर बैठे हुए थे और उनकी हाथों में एक रुमाल था और वो पूरा भीग चुका था। रोमन ने कहा, अंकल बेन, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? और उसके बाद वो जो साइंटिस्ट बेन थे उन्होंने रोमन को गले से लगा लिया और उन्होंने कहा, तुमने कर दिखाया, तुमने मेरा और अपना बदला ले लिया मेरे बच्चे, तुमने कर दिखाया। रोमन की आंखों में भी आंसू आ गए और वो भी अपने माता पिता को याद करके रोने लगा। उसने जितनी देर उस आदमखोर से लड़ाई करी थी वो सारी लड़ाई मीडिया और न्यूज़ में पूरी दुनिया देख रही थी, जिसके कारण वो जो रोमन था वो रेवेंसवुड का हीरो बन गया और हर कोई उसे अपना सुपर हीरो मानने लगा। उसने अपने पिता की खोई हुई इज्जत उन्हें वापस दिलवा दी और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीने लगा। तो ये था पार्ट 3। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को पार्ट 3 भी पसंद आया होगा और ये पूरी सीरीज आपने एंजॉय करी होगी। आप सभी ने काफ़ी वेट किया इस सीरीज़ के लिए, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आप सभी को सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।